हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमको ये पता करना है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं। मतलब हम ये स्टडी करते हैं कि वो रिएक्शन कितनी स्लो या कितनी फास्ट हो रही है, और साथ ही साथ में हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, किन रूट से हो रही है, किन स्टेप्स में हो रही है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। रिएक्शन रेट को हम कह सकते हैं रिएक्शन स्पीड, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ में किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है। तो समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज होते रहना, ये जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं रिएक्शन रेट की स्टडी कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन स्पीड की स्टडी करते हैं। किसी भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, उनमें कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। तो कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किसी रिएक्शन का रेट क्या है, ये जानने के लिए उस रिएक्शंस के दौरान यूज होने वाले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही है उसको जानना ज़रूरी होता है। अब कोई रिएक्शन फास्ट या स्लो होता है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो रिएक्शन के रेट को फास्ट और स्लो करना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ये इन 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं उनका अमाउंट, उनका कंसंट्रेशन चेंज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो पहला फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ रिएक्शंस की रेट बढ़ जाती हैं, कुछ रिएक्शंस की रेट घट जाती हैं। तो टेम्परेचर का भी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड होता है एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। कैटलिस्ट भी 2 टाइप के हैं, एक पॉइजन होते हैं और एक प्रोमोटर होते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। जनरली कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे फॉरेन सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इन सब्सटेंस की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो कैटलिस्ट का भी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। फिर है सरफेस एरिया। रिएक्टेंट का साइज जो होता है लार्ज और स्मॉल होना, ये भी इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हैं तो उन गैसेस स्टेट वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो प्रेशर है, गैसेस प्रेशर है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अब इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने आपको बताया था हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो अध्ययन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, और दूसरा अध्ययन करेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म का। एग्जैक्टली हाउ रिएक्शन अकर्स। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है कि रिएक्शन जो है कैसे हो रहा है, किन किन स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो उसका अध्ययन करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई रिएक्शन स्लो है तो क्यों स्लो है, कोई रिएक्शन फास्ट है तो क्यों फास्ट है, कोई रिएक्शन कितना स्लो है और कितना फास्ट है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन का अध्ययन इसमें हम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस केमिकल काइनेटिक्स में हम कुछ आउटलाइन आपको बता देना चाहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का आउटलाइन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें सबसे पहले रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब है हाउ वी मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन।
फिर इसमें हम स्टडी करेंगे रेट लॉ का। रेट लॉ का मतलब है हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का रेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर किस प्रकार से निर्भर करता है उसका अध्ययन। ये रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका अध्ययन हम रेट लॉ में करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है इससे हम ये जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट और टाइम टू रीच ए गिवन अमाउंट। इसमें हम बारीकी से ये देखते हैं कि कोई रिएक्शन के दौरान कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितना बाकी है और कितना समय में चेंज हुआ, ये सारी बातों का हम अध्ययन इसमें करते हैं। फिर हाफ लाइफ की बात आती है। हाफ लाइफ में हम स्टडी करेंगे हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिएक्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हम ये पता करते हैं कि कितने समय में रिएक्टेंट का 50% कंसंट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। फिर आर्हेनियस इक्वेशन का भी थोड़ा स्टडी हम लोग करेंगे और आर्हेनियस इक्वेशन हमको ये बताएगा कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। और लास्ट में हम मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म मतलब लिंक बिटवीन द रेट एंड मॉलिक्यूलर स्केल प्रोसेस। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूलर प्रोसेस के साथ में क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब आती है बात रिएक्शन रेट का। तो सबसे पहले रिएक्शन रेट के बारे में जान लें हम। रिएक्शन रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मॉनिटरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मतलब हुआ कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आता है उस चेंज को हम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इस प्रकार से लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन में चेंजिंग डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है ए, यहाँ लिखा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए। इसका मतलब है इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मतलब होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। तो अगर आपने एक्टिव मास ऑफ ए लिखा है, इसका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ये कहा जाएगा। और अब इसके बाद में हम रिएक्शन रेट के बारे में देखेंगे। जब कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ में धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे समय के साथ में इंक्रीज होता रहता है। जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यानी रिएक्टेंट अपीयर होते हैं और प्रोडक्ट डिसअपीयर होते हैं, रिएक्टेंट डिसअपीयर होते हैं, प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। और इस प्रकार से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो ये होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखाया गया है कि एक रिएक्टेंट है ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका रेट क्या होगा? तो इसका रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होता है, समय के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इस डिक्रीजमेंट के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस, क्या माइनस होगा? माइनस मतलब डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा? डेल डी ए लिखा है, अब इसको डेल्टा ए बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा ए। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए का मतलब है चेंज इन द कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट है ए है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस डेल्टा ए का मतलब हो गया डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और डेल्टा टी का मतलब है टाइम इंटरवल टी। तो जब जो है अगर हमको रेट लिखना है तो रेट का मतलब हो गया डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमको रेट को डिफाइन करना होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर प्लस साइन नहीं लगाया गया। प्लस साइन नहीं लगाने का मतलब भी प्लस साइन ही है।
तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ये होगा इंक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो जब जो है इंक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल लिखते हैं तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेफरेंस टू प्रोडक्ट। और जब हम लिखते हैं डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेफरेंस टू टाइम तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेफरेंस टू रिएक्टेंट। और अब स्टोकियोमेट्रिक टर्म को लिखते हुए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं ये देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन मान लो ए प्लस बी गिव राइज सी प्लस डी। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट ए एंड बी और प्रोडक्ट सी एंड डी के। तो जब भी हम इनका रेट लिखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन में क्या करते हैं कि जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है उसको 1/, करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम ए जो है स्मॉल ए है इसको लिखेंगे 1/a। यहाँ नेगेटिव मतलब हो गया रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट इज इक्वल टू डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/a कर देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट बी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्मॉल बी को 1/b कर दिया जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट सी के टर्म में क्या होगा यहाँ 1/c कर देंगे, लेकिन यहाँ पर साइन क्या होगा प्लस साइन है। प्लस साइन इसलिए प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन होता है क्योंकि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आता है तो वहाँ पर माइनस साइन लगता है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होता है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा 1/, करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है और एक और एग्जांपल देकर इसको बताया गया है। इसे 2N2O5 गिव राइज 4NO2 + O2 ये एक रिएक्शन है। तो इसमें 2N2O5 में स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर N2O5 एक रिएक्टेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 N2O5 लिखा जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं 4NO2 और O2 तो यहाँ पर 4 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको 1/4 लिखा जाएगा क्योंकि NO2 प्रोडक्ट है इसलिए इसके सामने प्लस साइन है पॉजिटिव साइन है तो 1/4 del NO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। और O2 के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा जिसको आप नहीं भी ले सकते हैं 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। सो आप यहाँ लिखते हैं डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। तो इस प्रकार से जो है रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/, करके लिखा जाता है। अब थोड़ा इसमें और एक एग्जांपल ले लीजिए Br2 aqueous प्लस HCOOH गिव राइज 2Br माइनस aqueous प्लस 2H प्लस CO2। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे रिएक्टेंट है ब्रोमीन और एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट है ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयन और आपका CO2। और इस कर्व को देखिए टाइम के साथ में जो है ब्रोमीन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो ब्रोमीन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो समय के साथ में घटता रहता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, ये इसमें शो किया गया है। दूसरा आप एक और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में भी दिखाया गया है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का, ब्रोमीन तो रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये देखिए डिक्रीज होता रहता है। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम जो बोलते हैं रेट लॉ भी कहते हैं। इससे क्लियर है, देखिए टाइम इंक्रीज होने के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है डिक्रीज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ में, इसका मतलब हो गया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और अब इसके बाद में नेक्स्ट और आपको दिखाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अब देखो अभी इसमें दिखाया था मैंने कि जो ये देखिए यहाँ पर
रेट डायरेक्ट, यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ पर रेट ए नहीं है, एक जगह पर डायरेक्टली पहुँच दो। रेट जो है वो ब्रोमीन जो कि रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा के, तो रेट इज इक्वल टू के Br2 होगा। ये जो के है ना, इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट, और ये जो इक्वेशन बन गया रेट इज इक्वल टू के इनटू Br2, कंसंट्रेशन ऑफ Br2, तो ये इसको बोलेंगे रेट ला। ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये उसमें कहा जाएगा। और अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट और कांस्टेंट। तो उसमें आपको पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की बढ़ती है, जिससे उनके बीच कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ जाने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था रेट ला एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। फिर आता है कैटलिस्ट के बारे में कहा आता है कि कैटलिस्ट का काम होता है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का रोल होता है, कैटलिस्ट हैव टेंडेंसी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद में आता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। तो मोर सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी इन द कॉन्टैक्ट, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। फिर प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो जितना ज़्यादा किसी गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट के बीच, और उतना ही ज़्यादा उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। तो ये भी एक प्रभाव डालता है जो है रेट ऑफ रिएक्शन पर। रिएक्शन रेट एग्जांपल्स हैं, ये एक रिएक्शन रेट का एग्जांपल और है, देखिए C4H9Cl एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव राइज C4H9OH प्लस HCl। यहाँ पर ब्यूटिल क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है, जो कि रिएक्टेंट है, यहाँ ब्यूटिल क्लोराइड क्या है, रिएक्टेंट है, ब्यूटिल अल्कोहल क्या है, प्रोडक्ट है। तो ब्यूटिल क्लोराइड जो कि रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन जो है समय के साथ में डिक्रीज होता है। देखो टाइम यहाँ दिया है, ब्यूटिल क्लोराइड का यहाँ दिया है, इसका मतलब हो गया कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। इसीलिए जब हम रेट लिखते हैं तो आगे माइनस साइन लगाया जाता है, ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाते हैं ताकि जो है इससे ये पता लगता है कि समय के साथ में रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता रहता है, ये होता है। फिर इसके बाद आता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है अगर टाइम इंटरवल के बीच किन्हीं दो समय अवधियों के बीच, जैसे यहाँ पर देखो लिख रहा है 0.0 एंड 50.0 सेकेंड के बीच में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है 0.1000 एंड 0.0905। तो टाइम जब 0 से लेकर के 50 तक आता है तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है वो 1000 से घट करके 0.0905 रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम का एक रेंज दिया है और यहाँ पर कंसंट्रेशन का एक रेंज दिया है, कंसंट्रेशन का एक रेंज दिया है। तो जब हम किसी टाइम रेंज में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मेजर करते हैं तो ऐसे रेट को एवरेज रेट कहा जाता है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर ईच इंटरवल इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन द टाइम। तो ये जो है टाइम और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज द कंसंट्रेशन होता है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट, मान लो किसी रिएक्शन का रेट हमको निकालना है, कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे और रिएक्शन जो है 10:10 पर जो है 10 बजे से 10:10 के बीच में अगर हमको ये पता करना है, इस टाइम इंटरवल में पता करना है कि रिएक्शन का रेट क्या है, तो ऐसे रिएक्शन रेट को हम एवरेज रेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का जो है एक रेंज दिया है। तो जब बिटवीन टू टाइम लिमिट्स
हम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, जब हम रेट निकालते हैं किसी रिएक्शन का तो उसको कहते हैं एवरेज रेट। और जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है और आप कह दीजिए कि 10:05 पर रिएक्शन का रेट क्या था, तो जब आपने एक निश्चित टाइम दे दिया, कोई पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम दे दिया, और उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर किसी रिएक्शन का रेट आप जानना चाहते हैं तो ऐसे रिएक्शन रेट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ रिएक्शन रेट में थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर जो एवरेज रेट को दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन का रेंज लिया जा रहा है, टेम्परेचर और टाइम का रेंज लिया जाता है। नोट दैट द एवरेज रेट डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। यहाँ देखना पड़ेगा जो एवरेज रेट होता है वो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है, समय बढ़ता है, रेटिंग कंसंट्रेशन घटता है, तो एवरेज रेट की जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है। 1.9 × 10⁻⁴ ये इनिशियल रेट था और लास्ट में क्या आता है 0.560 × 10⁻⁴। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट के अमाउंट कम होते जाते हैं, और रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने से रिएक्टेंट के बीच का जो कोलिजन है वो भी कम होता चला जाता है। तो दिस इज बिकॉज एज द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड देयर आर फीवर कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इसलिए जो है एवरेज रेट जो होता है समय के साथ में डिक्रीज होता चला जाता है। फिर आता है रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट बारे में बताया आपको, दो ही रेट होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम रेंज में, ठीक है, एक टाइम इंटरवल में, विदिन ए गिवन टाइम इंटरवल इफ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड एवरेज रेट, एंड इफ वी एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। जब किसी निश्चित टाइम पर, किसी निश्चित मोमेंट ऑफ टाइम पर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और अगर टाइम किसी दिए हुए समय अवधि में, टाइम इंटरवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर टाइम का डेल्टा टी दिया गया है। डेल्टा टी का मतलब हो गया T1 एंड T2, दो समय हो जाएंगे, इसके बीच का समय, और ये आपका एवरेज रेट है और ये आपका क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ dt क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है जिस पर जो है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को देखा जा रहा है। तो जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, और जब किसी गिवन रेंज ऑफ या गिवन टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको कहते हैं हम एवरेज रेट कहते हैं। और यहाँ पर इसको एवरेज रेट दिखाया गया है, वही एग्जांपल है आपका ब्यूटाइल क्लोराइड वाला। द रिएक्शन सोज डाउन विथ टाइम बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। तो ये एक डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कि टाइम के साथ में रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता रहता है। रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री के बारे में आपको बता दिया गया है। इसमें देखिए, इन दिस रिएक्शन द रेशियो ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल अल्कोहल इज 1:1। इस रिएक्शन में ब्यूटाइल क्लोराइड का 1 मोल है और ब्यूटाइल अल्कोहल का 1 मोल है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में क्या है 1 मोल है। जिस रेशियो से रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उसी रेशियो से प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर इस प्रकार से रेट इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया गया है क्योंकि रिएक्टेंट है, इसमें पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में दोनों का रेट इक्वल होगा। रिएक्शन रेट लॉ। रिएक्शन रेट लॉ में आपको जानना है, रिएक्शन रेट लॉ भी पहले बताए थे कि रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसको अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि ईच रिएक्शन हैज इट्स ओन इक्वेशन दैट एक्सप्रेशन इट्स रेट एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इन्वॉल्व स्पीसीज। इन्वॉल्व स्पीसीज क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, इनको इन्वॉल्व स्पीसीज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और रेट लॉ के बारे में यहाँ लिख दिया गया। मान लो ये बी नहीं, इसको आर कर दो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं तो ये ए पावर आपने एम कर दिया और बी पावर एन कर दिया, तो रेट आर इज इक्वल टू क्या होगा, के ए पावर एम बी पावर एन। यहाँ पर जो एम और एन है इनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म हैं जो ये बताते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम अगर डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से डबल एंड ट्रिपल होता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ में क्या रिलेशन है वो बताता है। और इन एक्सपोनेंट को m प्लस एन को हम कहते हैं आर्डर, इनको आर्डर कहता है। अगर m प्लस एन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा आर्डर ऑफ द होल रिएक्शन। रिएक्शन का पूरे रिएक्शन का होल जो पूरे रिएक्शन का जो आर्डर होगा उसको बोलेंगे m प्लस एन, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी, इसको बोलते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर केवल हम ए पावर m लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया m क्या है, m इज द आर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में आर्डर होगा। तो यहाँ उस चीज़ को लिखा गया है, द ओवरऑल रिएक्शन आर्डर इज द सम ऑफ रिएक्शन आर्डर m प्लस एन। m प्लस एन जो है क्या है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट आर्डर है। तो यहाँ पर m और n को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। अब ये कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू होता है चेंज इन द टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कितना टाइम चेंज हुआ, डिवाइड बाय चेंज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से ओवरऑल रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होता है उन दोनों का रेशियो निकाल करके हम इसका पता करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये हमें साथ रखना है कि जो आर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो हम इसमें ये पता करते हैं कि किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज और चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को शो करता है कंसंट्रेशन टर्म, जिसे हम आगे के टेबल में दिखाएंगे आपको। तो रेट कांस्टेंट एंड आर्डर दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है एक्सपेरिमेंटल होते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इनकी वैल्यू बताई जा सकती है, थ्योरेटिकली इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। द आर्डर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट जनरली रिलेटेड टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन का जो आर्डर होता है वो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जुड़ा नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज होती हैं और जो आर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है 2ClO2 गिव राइज, यहाँ लिखा है F2 प्लस 2ClO2 गिव राइज 2FClO2, ये इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ClO2 पर कितना पावर है, 1 है, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने थे, 2 थे। तो इसका मतलब हो गया कि ClO2 का जो आर्डर है वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं जिससे हम आर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।